हाँ। यस सर। ओके। एक मिनट रुको। चलो, हम लोगों ने ठीक ठाक एग्जाम्पल किया था, बट कुछ और एग्जाम्पल की जरूरत है आई थिंक। तो एक दो और एग्जाम्पल देखने हैं। अगला एग्जाम्पल है, show that a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1, this determinant is equals to 1 plus a square plus b square plus c square.
क्यों होगा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस हाँ सर। सर। जल्दी करो। क्यों बताऊं? बोलो। बता दो सर। बाकी लोग? हाँ कुछ नहीं कहना बाकी लोगों का। देख, बता दो। बहुत सारे तरीके से इसको और भी तरीके से शायद सोचा जा सकता है, लेकिन इधर ए बी ए सी दिख रहा है, राइट? वॉइस क्रैक हो रहा है। अपना टारगेट है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना। तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाने के लिए ए स्क्वायर प्लस वन तो दिख रहा है। अगर इधर भी बी स्क्वायर हो जाए, इधर भी सी स्क्वायर हो जाए, फिर सबको ऐड कर दूं तो कुछ काम बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं कॉलम वन को ए इंटू कॉलम वन लिखता हूँ, कॉलम टू को बी इंटू कॉलम टू, एंड कॉलम थ्री को सी इंटू कॉलम थ्री लिखता हूँ। इससे क्या होगा देखो, इससे क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ ए स्क्वायर सी। कॉलम टी को बी लिखा है तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर सी। कॉलम थ्री को सी इंटू सी थ्री लिखा है ना, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन। अब इससे क्या होगा, तो कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, अब यहाँ मैंने एक मिनट एबीसी से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये चीज तो मिस कर दिया मैंने। इक्वल्स टू वन बाय एबीसी लिखना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? बोलो। यस। अरे बोलो। यस सर। अब क्या यस करते सर। हैं सॉरी,
कॉलम में मल्टीप्लाई किया, अब कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये तीनों से अगर ए कॉमन लिया जाए, ये तीनों से बी कॉमन लिया जाए, और ये तीनों से सी कॉमन लिया जाए, तो फाइनली मैं ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड रो से बी कॉमन लिया, थर्ड रो से सी कॉमन लिया। मतलब फाइनली ये जो दो स्टेप लिखा है इसमें मैंने क्या किया कि कॉलम से निकाल के या रो से निकाल के मैंने कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। देख लो कुछ गलत लिखा मैंने और फिर ये कैंसिल हो गया। समझ में आया? बोलो जल्दी। यस सर। फिर क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखेगा, है ना? समझ में आ रहा है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और वही तो प्रूव करना था, और वही काम यहाँ भी होगा, सेम सा कुछ दिखेगा। तो जैसे ही आप वो लिखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सर कोई तो वेटिंग रूम ए 1 प्लस ए प्लस सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर, फिर इधर भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर प्लस 1, इधर सी स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? बोलो। अब तीनों में सेम दिख रहा है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कॉमन ले लेता हूँ। बचेगा क्या? 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, और फिर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। मैं सीधे इसका वैल्यू 1 बोल भी सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है ना? लेकिन अभी रहने दो। अब इसको कैसे लिखे? तो 0 0 वापस से बनाते हैं, और क्या। तो मैं रो 1 नहीं, रो 2 को मैं क्या लिख दूं? रो 2 माइनस रो 3, जैसा जनरली हम लोग करते आए, और रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 कर देता हूँ, तो मतलब कोई भी दो रो जैसा कि चेंज हर कर बार सकते करते हैं। हाँ, कोई भी दो रो आराम से चेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में रो में इंटरचेंज, मतलब कुछ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? ये तो फिक्स रहेगा। रो 2 को मैंने माइनस किया है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये वापस से 0 हो जाएगा, और रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 किया तो ये भी 0। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? समझ में आया? बोलो। यस सर। फिर ये अब देखो यहाँ पे 1, ये तो 0 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही तो होगा, that is equals to 1 plus a square plus b square plus c square which is equals to RHS proved। आई बात समझ में? बोलो। कॉपी कर लो। यस सर। अच्छा, कॉपी कर लो। कहाँ से करोगे? यहाँ से।
सर आपने वो सेकंड लास्ट स्टेप में सी स्क्वायर प्लस 1 2 बार लिख दिया। अरे यार, इसलिए फिर वहां जीरो भी आ गया ना। ये नहीं आएगा, फिर इधर जीरो भी नहीं आएगा, फिर यहाँ क्या होगा, -1। हाँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर ये जीरो मल्टीप्लाइड और -1 जीरो ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, लिख लो। हो गया। नहीं सर 2 मिनट। अभी हो गया। हाँ सर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छा से एग्जांपल अच्छे से ट्राई करना। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल and 1 plus sin A, 1 plus sin B, one plus sin C, sin A plus sin square A, sin B plus sin square B, sin C plus sin square C equals to 0, then prove that triangle ABC must be isosceles.
क्यों होगा बोलो। आवाज आ रही है? यस सर। होगा? सर ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो। सर बता दो। बाकी लोग होगा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है नो यार, सर। क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है क्या? ये सब समझ में आ रहा है? पहले ये बोलो। हाँ सर। तो बोला करो यार, नहीं बोलोगे तो फिर मुझे भी मजा नहीं आता है। हाँ सर सब लोग समझ थोड़ा रहे हैं। बोलोगे तो मुझे हाँ सर भी अच्छा लगेगा, मैं भी और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा। थोड़ा बोला करो, सिर्फ एक दो जन बोलते रहते हो। बाकी लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट। हाँ सर। देखो, एबीसी अब एंगल है ट्रायंगल का, तो इतना तो फिक्स है कि अपने को इससे कुछ तो कुछ सिंपलीफाई करना है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। अब वन वन है, वन है, तो आपको पता है वन 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 के साथ क्या करते हैं, है ना? आप क्या करो, ये लिखो। फॉर दिस कुछ भी नाम दे दो पहले तो, इसे चलो डेल्टा बोल देते हैं इसे। वन वन वन, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन बी, वन प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। इसमें अब वन वन एक को जीरो बना दो। तो कॉलम को बनाना है, तो कॉलम टू को मैं लिख देता हूँ कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। नहीं लिख सकते क्या बोलो? या हर बार हम लोग कॉलम थ्री ही करते हैं, तो यहाँ कॉलम वन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलम थ्री से भी कॉलम वन को ही हटा देते हैं, कर सकते हैं ना? बताओ। हाँ सर। समझ में आ रहा है? बाकी लोग बोलो। हाँ सर। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर वन, वन प्लस साइन ए, वन प्लस, सॉरी ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ही होगा। इधर जीरो हो जाएगा, इधर साइन बी माइनस साइन ए हो जाएगा। ट्रिगो पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा होगा आपने ट्रिगो। तो साइन बी माइनस साइन ए सब्ट्रैक्ट किया है आपने, प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर प्लस, मैं कॉमन लेके सीधे ही लिख रहा था, लेकिन चलो रहने देता हूँ। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। थर्ड क्या होगा? इससे भी सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या बनेगा? वापस से जीरो हो जाएगा। ये इधर साइन सी माइनस साइन ए होगा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी वही सेम सा आएगा, साइन सी माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ रहा है? बोलो। प्लस या माइनस? प्लस ही होगा ना, माइनस क्यों होगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ने क्या बोल रहा है? माइनस किया हम लोगों ने, हाँ सर समझ। है ना? कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर।
तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 0 से तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय ये लिख देता हूँ, साइन बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, देखो इन दोनों से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए, यही बचेगा ना, बोलो, माइनस साइन सी माइनस साइन ए, इधर से भी साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आ जाएगा, साइन बी माइनस साइन ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए। वो देखो दोनों टर्म में साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा इधर 1 प्लस साइन सी प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन बी माइनस साइन ए, बोलो समझ में आ रहा है, Yes, sir. साइन ए खत्म हो गया, क्या बचा, यहाँ देखो साइन सी माइनस साइन बी है, तो इसको थोड़ा ढंग से, यहाँ से मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, साइन बी माइनस साइन ए को साइन ए माइनस साइन बी एक माइनस कॉमन लिया है, और उस माइनस को साइन सी माइनस साइन बी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस साइन ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया, सब लोग बोलो जल्दी, यस सर। अरे बोलो, Yes, sir. सर ये दो स्टेप एक कहाँ से लिया आपने? क्या मैं समझा नहीं, सर मतलब ये जो आपने सॉल्व किया वो कौन सा वाला है? तो समझा। क्या कौन सा वाला है मतलब कौन से पीरियड का है, सॉरी कौन से रो का है? क्या बोल रहा है तू, कौन से रो का है, मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ये इंटू ये, क्या पढ़ा है, मतलब यही पढ़ा है ना, हाँ सर पूरा समझा, डिटरमिनेंट हाँ लिख सर लिया है, समझा। उसके बाद तू बोल रहा है कौन से रो का है, नहीं सर। ऐसे ऐसे पाप मत किया कर यार, क्यों, अभी समझा सब लोग, हाँ सर समझा। और ये इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो ये 0 कब पॉसिबल है, अगर साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो जाए, या तो साइन बी इक्वल्स टू साइन सी हो जाए, या फिर साइन सी इक्वल्स टू साइन ए हो जाएगा, तभी होगा ना, बोलो, तो ये कब होगा, अगर बी ए के इक्वल हो जाए, या तो बी सी के इक्वल हो जाए, या तो सी ए के इक्वल हो जाए, तो इन तीनों के केस में बी ए के इक्वल तो आइसोसेलेस है, बी सी के इक्वल तो भी आइसोसेलेस है, सी ए के इक्वल तो भी आइसोसेलेस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इन all three cases the triangle will be isosceles, समझा अभी, यस सर। कॉपी कर लो, कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, हेलो सर। बोलो, सर अगर रो 3 को रो 2 से डिवाइड करते क्या उससे क्या होता, उससे क्या होता, अरे बोलो, नहीं सर कुछ नहीं होता। पहले तो तुम ये बताओ कि किसी दो रो को डिवाइड कर सकते हैं क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट तो मैंने बताया था, सर नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेंगे ना मेरे भाई, यस सर। कॉपी करो, इसका तो कारण भी बताया था, रीजन भी बताया था मैंने कि हम लोग क्यों ऐड कर पाते हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं,
मल्टीप्लिकेशन खुद से सोच रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने पे कहीं डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा शायद, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। सर कोई तो वेटिंग रूम में है। हो गया? हाँ नो सर। सर थोड़ा सा नीचे लो ना। सर, आप इसका पीडीएफ कर दोगे ग्रुप पे? कॉपी कर नहीं करते हो आप? तो कर बाकी है लेना, कर ले, क्या हो गया? टाइम है अपने पास। सर आपने लास्ट स्टेप कैसे लिखा? लास्ट स्टेप कैसे लिखा? जैसे कि ऐसे रहता है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0, तो या तो x 0 हो सकता है, या y 0 हो सकता है, या z 0 हो सकता है, यही होता है ना।
यस सर। वही साइन बी माइनस साइन सी वो सब मल्टीप्लाइड था, तो या तो ये जीरो होगा या वो जीरो होगा, वो थर्ड या फिर थर्ड जीरो होगा, वही लिखा है मैंने। हाँ सर। हो गया अभी? यस सर। बहुत इनफ एग्जांपल किया हम लोगों ने। आई थिंक अभी तक आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस का हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। सर न्यू चैप्टर है। अरे नहीं भाई, इसी में डिटरमिनेंट्स में देखेंगे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब होता है भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, उसी को हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। तो पहले ऐसे कई बार आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि अगर कुछ ज्यादा ही वेरिएबल हो जाए, जैसे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, ऐसे बढ़ के a1n xn इक्वल्स टू b1 है। ठीक है, a21 x1 प्लस a22 x2 ऐसे करके a2n xn है इक्वल्स टू b2। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है। ठीक है, और ऐसे an1 x1 प्लस an2 x2 an3 x3 ऐसे नाम है, ये सब कोएफिशिएंट्स हैं। फिर ann xn है इक्वल्स टू bn। ऐसे बहुत सारे अगर लीनियर इक्वेशंस है ना, ठीक है, तो इसको मैं कई बार ऐसे में टर्म आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। वो टर्म जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टर्म होता है होमोजीनियस। अब होमोजेनियस क्या होता है कि अगर सारे कांस्टेंट्स जीरो हो जाए। अभी थोड़ी दिनों में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, उसके बाद सर्कल अगर अगले साल पढ़ोगे आप, या इसी साल पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे उसमें देखोगे होमोजेनियस इक्वेशन कई बार हो सकता है काम आए, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ोगे तो होमोजेनियस इक्वेशन होता है कि अगर ये सारे जीरो हो जाए, जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, ये सब b1 b2 b3 b4 bn ये सब जीरो हो जाए, then the system of these equations, this system is called homogeneous। ठीक है, तो ये होमोजेनियस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर सारे कांस्टेंट जीरो हो जाए तो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा। और अगर इफ कोई भी एक जीरो हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ b1 b2 till bn is zero, then it is called non homogeneous। ठीक है, तो क्या कहलाता है, नॉन होमोजेनियस कहलाता है। लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया। नो सर।
डन सर। डन। यस सर। देख इसमें मैं और क्या लिखूं, सोल्यूशन क्या कहलाएगा, जो सारे इक्वेशंस x1 x2 x3 इन सारे वेरिएबल का जो वैल्यू इन सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसे सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं लगता है लिखने की वो आती जरूरत है। या फिर एक और पॉइंट में बोलूं तो यहाँ पे इन इक्वेशंस के बारे में ये भी बोल सकता हूँ मैं कि ये सारे इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएंगे। कंसिस्टेंट कहलाएंगे अगर इनका एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिल जाए। These equations are called consistent if it has at least one solution. आपको लिखना है तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि consistent क्या कहलाता है। A system of equations is called consistent if it has at least one solution। ठीक है, और यहीं पे ऐड कर सकते हो inconsistent if it does not have any solution। या एक और टर्म होता है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट इफ इट हैज, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। यूनिक वॉइस सॉल्यूशन। क्रैक हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हेलो, माइक चेक 1 2 4। हाँ सर अभी ठीक है। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या अभी भी? नो सर। सर। बाकी लोग? नो सर। तेरा नेटवर्क खराब है केतन। नहीं सर या बीच फिर में हो एक रहा और था उसके बाद अच्छे से हो डिटर्मिनेट गया। इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। कोई बात है, थोड़ा सा कभी कभी होता है। और इनडिटर्मिनेट कहलाता है if it has more than one solution। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, वो टर्म्स के लिए मैंने इतनी सारी चीजें लिखी। चलो ये बात भी आप नोट डाउन कर लो। होमोजेनियस क्या होता है, नॉन होमोजेनियस क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, डिटर्मिनेट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्या होता है। सर यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन, ऐसा कई बार होगा ना कि एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं, होता है ना किसी लीनियर इक्वेशन का। हाँ यूनिक मतलब कि एक ही सोल्यूशन है। ओके सर। हो गया सर। सर सर आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस एक और बार समझाओ ना। होमोजेनियस होता है कि अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 0। अच्छा, दिखाने बोला था या तूने समझाने बोला था, क्या बोला था? समझाने। हाँ, तो अगर सारे कांस्टेंट्स 0 हो जाए, ये जो कांस्टेंट्स थे ना, अगर ये सारे 0 हो जाए तो उसे होमोजेनियस कहते हैं। या और होमोजेनियस के बारे में समझना है तो अगर बाद में एक्स वाई और अगर सिर्फ रहेगा एक्स एंड वाई रहेगा, तो अगर एक्स एंड वाई में कोई एक ऐसा लाइन होता है, फिर वो तो स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, लाइन में तुम और ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे। अगर वो, इतना तुम्हें पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो होमोजेनियस कहलाएगा अगर वो ओरिजिन से पास हो। तो ओरिजिन से तभी पास होगा जब उसमें कांस्टेंट कुछ होगा ही नहीं, जैसे कि x इक्वल्स टू वाई। इसको ध्यान से देखो तो ये ओरिजिन से पास होगा, x0 y0, क्योंकि कांस्टेंट कुछ है ही नहीं। समझ रहे बात को? तो अगर कांस्टेंट कुछ नहीं होता है ना तो उसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं।
यहाँ B1 0 हो जाता, B2 0 हो जाता, B3 B4 B5 B6 B7 B8 Bn सब 0 हो जाता, तो उसे होमोजीनियस कहा जाता है। समझा अभी? हाँ सर। ओके, सर थोड़ा नीचे। कॉपी कर लिया। सर और नॉन होमोजीनस? अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया, मतलब जीरो के अलावा कुछ और हो गया, तो उससे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनस। होमोजीनियस। हाँ बिल्कुल। सर तो जो आपने लिखा है उसमें वो होगा ना, इफ एटलीस्ट वन ऑफ B1 B2 Bn इज नॉन जीरो। हाँ मैंने लिखा तो है, ये लेना। इज, ओ सॉरी, नॉन जीरो होगा ना, इधर गलती हो गई। हो गया सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कब अपने को सोल्यूशन मिलेगा, कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही मिले अपने को, तो उसको आपको सॉल्व करना आता है ना? अगर मान लो दो इक्वेशन लिखता हूँ, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y। देखो, कंसिस्टेंट और डिटर्मिनेंट में ये अंतर रहा। देखो, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये इनडिटर्मिनेट और इनकंसिस्टेंट जो लिखा है मैंने, इन दोनों के केस में एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना ही चाहिए। और यहाँ पे क्या है, मतलब कि कंसिस्टेंट होगा तो वो डिटर्मिनेट भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है। मतलब ये हो गया ना कि मतलब ये दोनों सबसेट हो गया उसका। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो, किसने पूछा था? जिसने भी पूछा था। तो ये दोनों उसका सबसेट हो गया ना यार, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो वो डिटर्मिनेट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट है तो वो इंडिटर्मिनेट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि एटलीस्ट, मतलब एक सोल्यूशन होना चाहिए। डिटर्मिनेट मतलब होता है कि एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। और कोई तो वेटिंग दोनों में रूम में डिफरेंस, है। दोनों में डिफरेंस होता है ना, बोलो। अरे समझा अभी जो मैंने समझाया? बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? a1x plus b1y equals to c1। ठीक है, ठीक है। a2x plus b2y equals to c2। ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो देखो, अब ये सब आपने पढ़ा है कि कब इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, कब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, कब इसके नो सोल्यूशन होते हैं। अब मुझे वो बताने का कोई मतलब नहीं है, वो सब इतना कुछ जरूरी भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है वो सब देख के, और वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैं आपको सीधे ही डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो बता सकता हूँ। उसमें अब 3 टर्म्स डिफाइन किया जाता है, कई बार उसको डी या फिर डेल्टा भी लिख दिया जाता है। वो होता है कि आप x एंड y के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये मैं, चलो डेल्टा नहीं लिखता हूं, मैं इसको डी लिखता हूं। कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। d1 होता है, ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। d1 होता है, d1 या dx होता है कि आप x को हटा दो, मतलब x के जो कोएफिशिएंट्स थे उसको हटा दो, उसके जगह पे कांस्टेंट्स को डाल दो, उसके जगह पे कांस्टेंट्स को डाल दो।
और dy होता है कि y को हटा दो और उसके जगह पे कांस्टेंट्स को डाल दो। यहां तक देखो, ये बात आप लोगों को समझा? हाँ यस सर। सर। जो भी एसएससी बोर्ड के हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, dx dy हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, d में अगर x को आप रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से तो dx आ गया, और y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से तो dy आ गया। अब यहाँ पे x चाहिए तो आप dx by d कर दो, और y चाहिए तो dy by d कर दो। बस इतनी सी बात है। ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसी को कहा जाता है, क्या बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, क्रेमर्स रूल। और यहाँ से बहुत सारी चीजें और भी डिफाइन होती है कि अगर d कभी 0 हो जाए। सर आपने वो कैसे लिखा है x इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इक्वल टू डी अरे वाई वो बाई डी? ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके वो आया है, कैसे लिखा वो जानते ओके हैं। ओके ठीक है, सर, ऑब्जर्व करके आया है वो, और कुछ नहीं। ओके ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर एक ही सोल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट तो होगा ही, साथ में डिटर्मिनेट भी होगा, और अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तो भी कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनडिटर्मिनेट होगा, है ना। ये बात है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये हो गया सिर्फ किसके लिए, किसके लिए हो गया, टू वेरिएबल के लिए हो गया। अब 3 वेरिएबल में भी जाते हैं, ये कॉपी कर लो। सर कोई तो एग्जांपल दो ना। ठीक है, देता हूँ, रुकना। अबे 3 करा देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूं क्या, तू ही बोल। हाँ सर साथ चलेगा। 3 वाला ही है ना, साथ ही कर देते, फिर एग्जांपल करते हैं। हाँ सर। हम्म डन सर। डन। ये अगर 3 वेरिएबल हो जाए तो यस क्या सर। करोगे, यही कहानी होगी। a1x plus b1y plus c1z equals to d1 b2y plus c2z equals to d2 a3x plus b3y plus c3z equals to d3। तो यहाँ भी आप वही d इक्वल्स टू क्या करो, जो भी x y z के कोएफिशिएंट्स हैं वो ले लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, dx क्या हो जाएगा, dx में आप x के कोएफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट डाल दो, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। dy में क्या करो, y की जगह डाल दो, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और z में क्या करो, z के जगह पे डाल दो, z के कोएफिशिएंट्स की जगह a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। समझा? अभी बोलो। x चाहिए तो dx by d, हाँ सर समझ। y चाहिए तो dy by d, और z चाहिए तो d
z बाय डी। समझ में आया? बोलो। यस सर। चलो कॉपी कर लो इसको भी। अब अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर d का वैल्यू 0 हो जाए यस तो नो सर। सोल्यूशन, उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये बातें मुझे नहीं लगता है लिखने की जरूरत है, ये सब ऑब्वियस बात है। सर आपने पहले क्या बोला था एक बार कि डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट सबसेट होंगे किसके? डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेट क्या हाँ सर, होंगे? ऐसा डिटर्मिनेट। कुछ सबसेट, ऐसा मतलब समझने के लिए बोला था, वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर क्योंकि लेकिन क्या बोला था? डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट कोई सेट थोड़ी है भाई कि तू उसको सबसेट बनाएगा, नहीं समझने सर, के लिए बोला था ना। वो समझा, लेकिन आपने बोला क्या था वो याद नहीं आ रहा। मैंने ये बोला था कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो वो डिटर्मिनेट भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है कि नहीं? मैंने ये बोला था। ओके सर, मतलब समझा। कोई समझा भी, बस इसी को मैंने समझाने के लिए वो बोल दिया था सबसेट वाली बात, ठीक है? हाँ सर, समझा। ओके, लिख ले। हो गया सर। हो गया अभी? छोटे मोटे यस एग्जाम्पल सर। करते हैं। इसके एग्जाम्पल तो आप लोग ऐसे यूं ही कर डालोगे। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या करना होगा, इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या करना होगा, उसका भी बहुत महत्व है। उस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करते हैं ताकि एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझा पाऊं कि उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। For what value of lambda the equations 2x plus 3y equals to 8, 7x minus 5y plus 3 equals to 0, and 4x minus 6y plus lambda equals to 0 are consistent. Also find the solution of the system of equations for the values of lambda। एक मिनट सोचो फिर बताता हूँ। चलो इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक कॉन्सेप्ट जो आप लैक करोगे वो मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, या एक मिनट पहले लिख देता हूँ फिर ये एग्जांपल करते हैं। मुझे लगा था मैंने लिख दिया है, एक मिनट रुको। चलो ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। बता देता हूँ कि कंसिस्टेंट मतलब हो जाता है अगर दो ही वेरिएबल हो और 3 इक्वेशंस हो। सुन लो, अगर टू वेरिएबल्स हो, 3 इक्वेशंस हो तो कंसिस्टेंट तब होगा जब दो को सॉल्व करोगे तब जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो थर्ड को सेटिस्फाई करे। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? उसका सोल्यूशन आना चाहिए, राइट? सोल्यूशन आना चाहिए उसका, वो कंसिस्टेंट मीनिंग होता है। तो 2 को सॉल्व करोगे और थर्ड में रखने पे वो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए,
उसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो आप इसे आराम से विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक्स वाई का जो भी वैल्यू आएगा उसको थर्ड में रखो, उससे लैम्डा आ जाएगा। या डिटरमिनेंट का यूज करके कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, जो भी कांस्टेंट है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी आप ये करो, फिर मैं बताता हूँ। क्यों, अब होगा, बताऊं?
आवाज आ सर रही है? सर लैम्डा कोई इज तो इक्वल लैब टू 8। में कौन है यार? देखो बताता हूँ मैं, पहले तो कॉन्सेप्ट देख लो। मैंने बता ही दिया था वैसे, और डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे होगा वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्करेंट लाइन या फिर टू वेरिएबल्स थ्री इक्वेशंस, दोनों एक ही बात, क्योंकि टू वेरिएबल थ्री इक्वेशन मतलब थ्री लाइंस होगा, और वो थ्री लाइंस कॉन्करेंट कब होगा, मतलब कि तीनों का एक ही सोल्यूशन आना, मतलब तीनों का एक ही पॉइंट से गुजरना, उसको ही कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं ना। तो तीनों एक ही पॉइंट से कब गुजरेगा, जब वो तीनों क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तभी तो उसका सोल्यूशन आ पाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये सर एक और बोलो। बार रिपीट करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, इसका मतलब क्या है कि तीनों का एक सोल्यूशन आ रहा है, मीन्स तीनों ओके टू सर वेरिएबल समझा। और थ्री इक्वेशंस हैं, सब ये एक ही बात है, सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। यस सर। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 या माइनस प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे लिखूंगा कि कैसे लिखूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of any two line should satisfy the third। सीधी सी बात है जो मैंने बोला था। या फिर और क्या लिख सकते हैं, या फिर जो उसका डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है, सारे कोएफिशिएंट्स ले लो, a1 b1 c1, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, मीटिंग रूम में शायद से। एक मिनट रुक जा, a1 b1 c1 8, अब क्या वेटिंग रूम में रहना है यार, a2 b2 c2 a3 b3 c3 that should be equals to 0, ठीक है। ये होगा, then this is the required condition। लिख लीजिए इन बातों को भी। कहाँ है कोई वेटिंग रूम में वे? तो यहाँ पे आप वो काम भी कर सकते हो, मैं सीधे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 7 4 3 -5 -6, और कांस्टेंट अगर आपने इधर 8 लिखा है तो इधर -3 लिखना पड़ेगा, और अगर इधर -8 लिखा है एक ही तरफ ले आया तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, और लैम्डा उस तरफ है तो उसको ही पॉजिटिव रखते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा है, इधर लैम्डा कर देता हूँ, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना आपको आता है, कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉइस -5 लैग हो रहा लैम्डा है बीच में। प्लस 18, ओके ठीक हो जाएगा 1 मिनट में, this -3 into 7 lambda minus 12 minus 8 into -42 plus 20 equals to 0, minus 10 lambda plus 36 minus 21 lambda plus 36 plus
336 माइनस, ये मैंने ऐसा क्यों किया, शिट। हाँ सही है, -8 मल्टीप्लाइड बाय -22 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हो जाएगा, -31 लैम्डा प्लस 72 प्लस 176 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ऐड करते हैं कितना आएगा, 248 equals to 0. So lambda is 248 by 31. ये 8 times तो सीधा दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है. So lambda equals to 8. क्या हो गया? For lambda equals to 8, these equations are consistent. अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि also find the solution. लैम्डा की वैल्यू का सोल्यूशन क्या होगा, तो वो आप पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व ही कर लो यार. ये जो सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा वही तो सोल्यूशन होगा ना, उतना खुद से कर लेना. आंसर आएगा x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2. या डिटरमिनेंट से करना है तो आप गुड, बहुत अच्छी बात है, डिटरमिनेंट से कीजिए. ठीक है, लिख लो. सर वो ऊपर आपने कॉन्करेंट लाइंस लिखा था वो भी दिखाओ. सर आपने वो ऐसा क्यों लिखा, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? क्योंकि वही रिक्वायर्ड कंडीशन है, अगर वैसा हो गया तो कंसिस्टेंट है. क्या कुछ गलत बोला? हाँ नहीं सर, समझा. सर थोड़ा नीचे लीजिए. हो गया अभी?
हो गया? हो गया सर। चलो अब नेक्स्ट डे मिलते हो हैं। गया सर। आप इसके बोर्ड्स से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आपके जो बोर्ड्स के बुक है ना उससे इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? वो एज अ होमवर्क समझो। आपको अपने स्कूल कॉलेज के बुक से सारे क्वेश्चंस करके आना है, डिटरमिनेंट के सारे एक्सरसाइज के। अब आपने पूरा पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चंस करके आना, ओके? स्टेट ओके बोर्ड सर। का? डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज का, हाँ, ओके सर। बुक का आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है। चलो बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर।